वेलकम टू इकबाल क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज ही हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 13 है। इसमें हम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ए 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी विधि आयोग। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है? ए 20, बी 25, सी 30, डी 31। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अभी वर्तमान 31 प्लस 1 है, मतलब 32, 34 है, सॉरी 34, 33 प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 7 न्यायाधीश, बी 9 न्यायाधीश, सी 11 न्यायाधीश, डी 25 न्यायाधीश। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी। ए 32 न्यायाधीश, बी 30 न्यायाधीश, सी 38 न्यायाधीश, डी 26 न्यायाधीश। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ई। तो ये क्वेश्चन तो ओल्ड है, 2004 का ही है, लेकिन वर्तमान में इसमें 33 प्लस 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए 20 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 25 वर्ष। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकपाल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? पत्र लिखकर। ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विधि मंत्री, डी भारत के महान्यायवादी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, डी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, न्यायाधीश न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। 3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। 4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ए, सीबीआई की जांच, बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, सी, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद में महाभियोग प्रस्तावित पारित होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। ए, 62 वर्ष, बी, 63 वर्ष, सी, 64 वर्ष, डी, 65 वर्ष। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ए, 60 वर्ष, बी, 62 वर्ष, सी, 65 वर्ष, डी, 70 वर्ष, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी, विधि आयोग द्वारा, सी, संसद द्वारा, डी, मंत्री परिषद द्वारा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? एक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। 2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। 3. न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। 4. भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी, केवल उच्च न्यायालय में, सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी, विधि मंत्री। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश,
बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ए राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, बी लोकसभा की सलाह पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। ए 1993, बी 1996, सी 2000, डी 2004। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। ए संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, डी विधि आयोग का प्रतिवेदन। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ए तदर्थ न्यायाधीश, बी अतिरिक्त न्यायाधीश। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक सही है और दो गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालयों में, सी जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, डी उपरोक्त सभी में। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। 2 भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही है या है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 30। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए 10, बी 9, सी 7, डी 5। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए 5, बी 7, सी 11, डी 13। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? एक, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीन, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चार, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसके पास जनता के मूल अधिकार की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। बी, वह अंतर शासकीय विवादों के में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। सी, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। डी, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ए, इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेख रखना होता है। बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ए, केवल उच्च न्यायालयों को। बी, केवल उच्चतम न्यायालय को। सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। डी, जनपद न्यायालय को। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बी, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी से यह तय करे। सी, संसद के अनुमोदन से। डी, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए, गोलकनाथ। बी, ए के गोपालन। सी, केशवानंद भारती। डी, मेनका गांधी। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ए, इंदिरा साहनी वाद। बी, शंकरी प्रसाद का वाद। सी, रुद्दल शाह का वाद। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए? एक, अनुच्छेद 32। दो, अनुच्छेद 226। तीन, अनुच्छेद 227। चार, अनुच्छेद 245। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक, दो तथा तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ए, संविधान। बी, न्यायिक व्याख्या। सी, न्यायविदों के मत। डी, संसदीय कानून। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ए, गोलकनाथ केस में। बी, मिनर्वा मिल्स केस में। सी, बैंक नेशनलाइजेशन केस में। डी, टीएम पाई फाउंडेशन केस में।
43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलकनाथ केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ए इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर, बी विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, सी मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, डी बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, बी यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, सी यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, डी यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, डी अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? ए 138, बी 140, सी 142, डी 140। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 139, डी अनुच्छेद 138। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के विलोकन का अधिकार प्राप्त है, बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, सी मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, डी उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ए सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, बी सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, सी केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, डी केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन
अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा निर्मित विधियों को से बाध्य नहीं होता। सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों को से बाध्य नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है ए, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता से विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। सी, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। डी, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों से में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधियों और कार्यपालिका आदेश की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ए को किसी सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। सी, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बी, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। सी, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। डी, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दो, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या करता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। सी, समस्त न्यायालयों द्वारा। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दो, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? यह है 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। ए, केवल भारत में। बी, केवल यूके में। सी, केवल यूएसए में। डी, भारत और यूएसए दोनों में। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। नीचे दो कथन दिए गए। अभिकथन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ए वैदिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी विधि का शासन, डी दृष्टांत और अभी समय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह ए वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र नहीं रखता है, सी कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, डी सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र नहीं कहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी सर्वोच्च न्यायालय। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सचिवालय, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान का अभिभावक तो निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी लोकसभा में, सी सर्वोच्च न्यायालय में, डी मंत्रिमंडल में। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें को एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षण है। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी मूल अधिकारों का परिवर्तन, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों का परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ए 74, बी 56, सी 16, डी 32। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्टि किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, सी संसद को, डी विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सी संसद द्वारा विधि बनाकर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद द्वारा विधि बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, डी उपर्युक्त सभी को। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। ए खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी खंड 2
सॉरी खंड 11 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, डी खंड ए अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दो, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीन, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। चार, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। नीचे दिए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह ए सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। बी सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। सी विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। डी उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ए अपनी पहल पर। बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। सी तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो। डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। एक, स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में। दो, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। तीन, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 145। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है। ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद के सदस्य द्वारा, डी राज्यपाल द्वारा। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वाद है तो दूसरी तरफ विषय। ऑप्शन ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु समानता। बी रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। सी शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ निवारक अवरोध की प्रक्रिया। डी चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमीन
एक कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, दो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तीन मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, चार पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें भी जो है क्वेश्चन ही शायद ये पूरा नहीं है, तो 84 का भी ए मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, बी मूल ढांचे का सिद्धांत, सी अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, डी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 256, डी अनुच्छेद 257। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? ए ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बी ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, सी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? ए बीपी सिन्हा, बीपी गजेंद्र गटकर, एस आर दास, बी के जी बालकृष्णन, एस एच कापड़िया, एच एल दत्तू, सी रंजन गोगोई, एन वी रमन, दीपक मिश्रा, डी एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस फातिमा बीबी, बी जस्टिस सुजाता मनोहर, सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, डी जस्टिस रोमा पाल। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? ए डी वाई चंद्रचूड़, बी ए एम खानविलकर, सी एल नागेश्वर राव, डी अशोक भूषण। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल नागेश्वर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं? ए न्यायमूर्ति ए के पटनायक, बी न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रनाथ, सी न्यायमूर्ति एस के झा, डी न्यायमूर्ति ए के माथुर। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एस के झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए एम हिदायतुल्लाह, बी ए एम अहमदी, सी पी एन भगवती, डी ए एस आनंद। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए संसदीय एक्ट के द्वारा, बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी न्यायिक पहल द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायिक पहल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दो न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रयोजनों में से एक माने जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। PIL है? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96।
जनहित याचिका पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ए. केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी. केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, सी. केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, डी. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। कथन: जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण: जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। लोकहितवाद मुकदम का संकल्पना का उद्गम देश है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. यूएसए, डी. यूके। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? ए. कनाडा, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. ऑस्ट्रेलिया। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? ए. प्रतिबद्ध न्यायिक न्यायपालिका से, बी. जनहित याचिका से, सी. न्यायिक पुनरावलोकन से, डी. न्यायिक स्वतंत्रता से। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं? ए. न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, बी. न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद, सी. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, डी. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है? ए. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी. लोकल कोर्ट, सी. विशेष न्यायालय, डी. यूपी का उच्च न्यायालय। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है? ए. महिलाओं की तबादला नीति से, बी. कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, सी. समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से, डी. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? ए. रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, बी. विनीत नारायणी बनाम भारत संघ, सी. 2G स्पेक्ट्रम घोटालावाद, डी. कोयला आवंटन घोटालावाद। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटालावाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. भादस भारतीय दंड संहिता की धारा 377, बी. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, सी. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ए. उच्चतम न्यायालय कानून 1966, बी. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143, सी. संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, डी. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा सेट नंबर 13 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लास। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।